मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर होता है। ये दोनों चीजें आपको पता है ना। तो यहाँ से ए डॉट बी की जगह पे हम बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी लिख सकते हैं, और इसको बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं, इसको ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर दे रखा था, 8 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा स्केयर करोगे तो कितना रहेगा, 64 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 8। 64 में से 1 गया, 63 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 8। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर कितना आएगा, 8/63, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √8/63, ठीक है। इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू रूट, और 2√2 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 3 इंटू 7 इंटू 7, 3√7। ये कैसे लिखा आपने, 64 बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर? कैसे लिखा मतलब, ये हमारे पास ये वैल्यू थी ना। अच्छा ठीक है, ये दे रखा है, ओके ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ना, तो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहां तक कोई बात किसी बच्चे को नहीं समझ में आई, पूछ लो। देयरफॉर इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा देयरफॉर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, विच इज 8 2 16 √2 3√7। ठीक है जशन। हाँ जी सर। तो ये हमारा हो गया 6 क्वेश्चन। प्लस माइनस नहीं आएगा रूट के बाहर, तो प्लस वाली क्वांटिटी लेंगे, नेगेटिव भी तो हो सकता है सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई, मुझे ये बता देगा। ठीक है वो तो डायरेक्शन होगी, ठीक है सॉरी। लास्ट में यहाँ से बता दे एक बार। कहाँ से बता सर वो 64 कैसे आया था वो? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर था ना क्वेश्चन में। तो ए हाँ जी वेक्टर के सर। मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करी थी 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर करोगे तो 64 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 10th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में है क्या, वैसे तो बहुत ही आसान है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बारी। आपको कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है उन दोनों के बीच में एंगल गिवन है 60 डिग्री, और उनका डॉट प्रोडक्ट गिवन है 1/2, और ये भी गिवन है कि उन दोनों जो दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। फॉर्मूला लगाओ, कौन से वाला, ए डॉट बी वाला। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये यहाँ पे कोस 60 आ जाएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ए डॉट बी कितना दे रखा है, 1/2। कोस 60 कितना होता है, 1/2। 1/2 से 1/2 डिवाइड होके ये 1 आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट आ जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आ जाएगी। देयरफॉर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। क्या कहते हो? टेंथ क्वेश्चन पर आ जाओ। कर दूं अब?
10th क्वेश्चन पढ़ो फटाफट तेजी से। टेंथ क्वेश्चन कहता है मेरे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये तीनों गिवन है। मुझे बताना सारे बच्चे क्या गिवन है। ए वेक्टर की वैल्यू गिवन क्या है हमारे पास। 10th क्वेश्चन ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? और बी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर की वैल्यू ठीक है। और इसमें क्या गिवन है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अगर आपको पता है दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, पता है आपको। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। तो पहले मैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो ए वेक्टर तो हमारे पास यही है प्लस लैम्डा बी वेक्टर हमारे पास ये है। इस लैम्डा को ध्यान से देखना, इस लैम्डा को मैंने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई, और आई कैप वाली टर्म्स में आई कैप कॉमन ले लेना है। जे वाली टर्म्स में जे जिस टर्म्स में जे कैप आ रहा है उसमें जे कैप कॉमन ले लेना है। जिसमें के कैप आ रहा है उसमें के कैप। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या आएगा बताओ? 2 माइनस लैम्डा और आई कैप। और यहाँ पर ऐसे जे कैप करोगे को तो क्या लंबा करना? पड़ेगा ना। पहले आप सीधा मल्टीप्लाई कर देते, फिर उनका मल्टीप्लाई का रिजल्टेंट डाल देते वहां पर डायरेक्ट। 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये आ गया मेरा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सिंस ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो जो ये वाला वेक्टर है और जो सी वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट कर ऐसे ही कर दूं, 3 इंटू आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा। इसमें के कैप नहीं है तो 0 आ जाएगा ना, 0 के कैप हो जाएगा, अंडरस्टूड है। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। फिर आपने इसको ऐसे किया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि दैट ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर को आप सी से पहले मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट कर लेते। वो आता ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी डाल देते और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की भी स्केलर क्वांटिटी डाल देते। वहां से फिर मतलब आपको बहुत ज्यादा लैम्डा डिफरेंस कॉमन आ वाला जाता सीन में होता। नहीं आता, सेम आता आंसर। ऐसे कैसे आ जाता? है। मैं कौन सा करूं अलग है? ऐसा भी कर सकते हैं तो कर लो आप उससे भी। मेरे को तो ये वाला ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें हमने कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। अंदर हमने अपने दिमाग से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, कोई अंदर लेके भी नहीं गई बन। अगर आपको दूसरे वाला मेथड अच्छा लगता है आप उससे करो, आंसर सेम आएगा। हाँ जी, तो 10 क्वेश्चन तक आपका क्लियर हो गया जी एकदम अच्छे तरीके से। 11th क्वेश्चन पढ़ो जरा। 11 से 18 आज हमने खत्म करना है। आज इस एक्सरसाइज को हमने खत्म करना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है। हमेशा सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शो दैट, गिवन क्या कह रहा है इसमें? गिवन क्या, इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में,
टू प्रूफ करने को क्या कह रहा है ये सीधा ही, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर दिखाना है किसके, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये दोनों आपस में क्या दिखाने हैं, परपेंडिकुलर। अगर अब तुम्हारे ये चीज परपेंडिकुलर दिखानी है तो क्या करना पड़ेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान में रखने वाली बात क्या होती है कि मान लेता हूं मैं ये 3a वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं 2b वेक्टर के साथ, एग्जांपल के तौर, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो जो स्केलर नंबर होते हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 6 और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी। समझ में आती है इतनी बात? ठीक। तो ऐसे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एक कांस्टेंट नंबर है एक तरीके से। तो जो ए को भी आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो नंबर ही आता है ना, तो डेट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड जितने भी हैं ये सारे क्या है, कांस्टेंट नंबर ट्रीट करना है इनको। ठीक है, अब चलो इनको हमारे को परपेंडिकुलर दिखाना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा। इनका डॉट प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूं और फाइनली मुझे इसको क्या प्रूव करना है, 0। तो पहली टर्म से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैंने आपको क्या बोला था, नंबर से मल्टीप्लाई, तो याद आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वो बाद में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, ऐसे तो हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। हाँ जी बेटा। सर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं? नहीं, दिखाना पड़ेगा इसमें, वो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। मतलब वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली नहीं लगेगी ना? नहीं लगे यार, ए प्लस, ये देखो बच्चा, देखो रोहन क्या कहता है, कहता है सर ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो वो जनरल होता है। उसमें जो हम ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पढ़ते थे उसमें डॉट प्रोडक्ट तो नहीं हमने कभी पढ़ा था, वो तो हमने मल्टीप्लाई पढ़ा था, और मल्टीप्लाई और डॉट प्रोडक्ट अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट की तरह ही खोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको मैं इसके साथ कर रहा हूं, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सर एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों अलग अलग क्यों लिए? मतलब डिनोट क्या करते हैं दोनों अलग अलग लेने से? वेक्टर खत्म हो जाने के, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे ये बात। ओके सर। अभी मैंने वो पढ़ाया ही नहीं, तू मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मैंने तो वो रामायण पूरी पढ़ाई ही नहीं, तो अंत तेरे को मैं कैसे बताऊं? पहले पढ़ तो ले पूरा, उसके बाद ही तो डिफरेंस पता चलेगा दोस्त तेरे को, कि नहीं? ओके सर, हाँ जी। इतना ठीक है जी। देख लो जिस तरीके से मैंने लिखा है, आपको प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेबल इस तरीके से करना है आपने, आराम से, जल्दबाजी में नहीं लिखना। अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये एज इट इज। अच्छा तुम्हें पता है, ये देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है और आगे वाली चीज सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं यहाँ पे रीजन लिख दूंगा बस, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कैंसिल होके 0 आ जाता है। देयरफॉर इसके आगे वाली लाइन लिख लोगे, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस।
नहीं अगर इसमें मैं डायरेक्टली करता तो चीज तो सेम ही आ रही है इस केस में, तो क्योंकि वो जो क्या कह रहे बाकी हो जो बेटा, टर्म्स थी वो तो कैंसिल ही होगी। क्या कह रहा है दोस्त? अगर मैं इसमें डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता तो चीज तो सेम ही आ रही है इस केस में। मारिए, मैं कब मना कर रहा हूँ सेम नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ ऐसे करना नहीं है यार। किसी गलत मेथड से अगर आंसर आ जाता है तो गलत मेथड एप्लीकेबल है। तू अगर इसका आंसर हाँ में देता है तो बता, बोल दोस्त। नहीं नहीं, डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगा ही नहीं सकते, तो अगर लगा के आंसर आ भी जाता है तो क्या फायदा है? मतलब नहीं करना, जो चीज एप्लीकेबल नहीं है उसको करनी नहीं। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया भाई? हाँ जी, तुम्हारे को क्या नहीं समझ में आया था? ये वाला स्टेप, इसका इस टर्म्स को पहले मैंने इससे करा, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर इसको मैंने इसके साथ करा, प्लस माइनस माइनस, मैग्नीट्यूड को एक साथ लिख लिया और बी डॉट ए वेक्टर। फिर इसकी बारी आ गई, अब इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे भाई ए डॉट बी, और ये दोनों मैग्नीट्यूड आ गए। फिर इसका इसके साथ करेंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट ए वेक्टर का, ये दोनों चीजें तो बराबर आ गई, ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है, तो ये चीज कट जाएगी। और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कैंसिल होता है। आसान है। मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा किसी को? अगला क्वेश्चन पढ़ लो तब तक सारे बच्चे। ट्वेल्व क्वेश्चन। गिवन देखो क्या दे रखा है, गिवन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 दे रखा है। और हमसे क्या पूछता है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट बी वेक्टर, बी वेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ठीक है, तो आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है, तो दो सेम वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ठीक है, इस 0 को, तो इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 का मतलब, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो ए वेक्टर क्या होगा, देयरफॉर ए वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर। नल वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर। अब नल अगर ए वेक्टर मेरा यहाँ पे अगर मैं 0 वेक्टर पुट कर दूं तो आंसर तो हमेशा ही 0 आएगा, बी वेक्टर कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को? मैंने यहां से कंक्लूड कर लिया कि ए वेक्टर हमारा 0 वेक्टर आ गया। अगर मैं दूसरी क्वेश्चन को इससे सेटिस्फाई कराऊं तो बी वेक्टर के बारे में मैं ये बोलूं कि अब तो ये कंडीशन ए वेक्टर हमारा 0 वेक्टर आ गया ना, अब बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर है बी वेक्टर इज एनी वेक्टर। सर मतलब फिर जीरो नो- और नॉन जीरो दोनों हो सकता है, ऐसे भी लिख दें। क्या? 0 और नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। एनी वेक्टर में ये दोनों चीजें कवर हो जाती हैं जो आप तू सर बोल या रहा है। फिर ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। हम ये कहेंगे कि बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए वेक्टर हमारा 0 आ गया, तो अब ए वेक्टर 0 वेक्टर आने का मतलब ये ओके रहेगी, तो वही मैंने वही लिखा, बी कुछ भी हो सकता है। अब बी वेक्टर कुछ भी होने से क्या मतलब है, दो तरीके के, मतलब दो कैटेगराइजेशन में बांटते हैं, बी आइदर 0 वेक्टर होगा
या नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो अब ये मतलब एनी वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर भी ले सकते हो इसको, अब नॉन जीरो वेक्टर भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। सर ए वेक्टर को नहीं वेक्टर ये वेक्टर को नीचे ले जाएगा, कहाँ लेके 0.0 हो जाएगा? जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा बी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड में लेके जा रहा है। हाँ क्यों भाई दोस्त? अरे सर ये कहना मतलब चाहता था मतलब इनको मैं सोल्व ना करूं, इसको नीचे ले जाऊं। ये अपने आप में खुद एक नंबर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर है, अच्छा अकेला तो कोई नंबर ही नहीं है। तो किसी स्केलर को वेक्टर से क्यों डिवाइड कर रहा है भाई? तो पहली बात, ये नंबर कोई मल्टीप्लाई में कोई है जो तू डिवाइड में ले जाएगा। ये अपने आप में ही एक स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। या सर अच्छा। ऐसे कह लो, ये ऐसे भी तो नॉट डिफाइंड हो सकता है दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा हो गया, तो बी को एक तरफ रखो तो वो उसकी वैल्यू आ गई ए बी की 0/a cos थीटा, ए की वैल्यू 0 है तो वहां से नॉट डिफाइंड आ जाएगा। मुझे नोट डिफाइंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, नोट डिफाइंड के पीछे कैसे पड़ गया? अरे सर बी वेक्टर के ए बारे में पूछ रहा है। वेक्टर डॉट बी मगर फिर भी वेक्टर मेरे की को वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी? ए बी क्या cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? ए बी cos थीटा। ए, हाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पोस्ट। हाँ हाँ। अब यहाँ पर क्या बट कहते हैं, ये बी क्यों कर वेक्टर रहे हो का तुम? नहीं, ये कर क्यों रहे हो तुम? मेरे को समझ नहीं आया। उसने क्वेश्चन में पूछा था, तुम पता नहीं क्वेश्चन से हट कंक्लूड कैसे क्या गए? कर रहे हो ना, ये मैं पीयूष के वो रख रहा करना हूँ ही नहीं। पॉइंट। हाँ, वो भी गलत ही पूछ रहा है ना। हाँ आप सबसे पहले तो इन्होंने ये बताओ, मुझे बी वेक्टर के बारे में बोलना था, तुमने इसको ओपन जैसे ही करा बी वेक्टर गायब हो गया। अब मैं ओपन क्यों करूं भाई इसको? अगर मैं इसको ये ओपन करूं, मेरा बी वेक्टर गायब हो गया। मुझे बी वेक्टर के बारे में बताना था, बी वेक्टर तुमने गायब कर दिया। सही है भाई? सही है। तो गायब कैसे हो गया? भाई बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर होता है। तो ठीक है ठीक है। भाई बी वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में तो फर्क जानते हो ना आप, क्या होता है? बी वेक्टर वेक्टर को वेक्टर होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक स्केलर होता है। तो अगर तुमसे मैं बी वेक्टर के बारे में पूछूंगा तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू तुम निकाल के भी दे दोगे तो बी वेक्टर को नहीं पता चलेगा वहां से। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखो। अच्छा 13th अभी छोड़ो, पहले 14 से लेके 18 तक कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इजी है। 13 सबसे लास्ट में करेंगे। फोर्टीन्थ देखो, 14th क्वेश्चन कहता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये तो ठीक है, ये तो होता भी है, ये तो होता है। अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर लेते तो ए डॉट बी तो जीरो ही आएगा, डन है। बट इसका क्वेश्चन सुन लो क्या कह रहा है, कन्वर्स ट्रू है कि नहीं। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स, अभी फिलहाल मेरा ये मैं गिवन लेके चलता हूं तो ये मेरा टू प्रूफ हो गया एक तरीके से। तो अगर ये होता है तो ये होता है, ये तो हमें पता ही है, ये इसने भी दे रखा है। अब कहता है कि कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या होता है कि अब ये अगर है तो जरूरी है ये भी होगा। तो इस बार ना जरूरी कन्वर्स नहीं का है। मतलब ये गिवन लेके चल रहा हूं मैं, तो ये टू प्रूफ, ये अगर ये चीज है और ये चीज होगी तो ट्रू माना जाएगा। और अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो कि भैया ये चीज है बट ये जरूरी नहीं है, तो मैं आंसर नोट में दूंगा कि ट्रू नहीं है। तो वही इसका सर एक आंसर है केस और आ जाएगा ट्रू नहीं है। कन्वर्स में, थीटा का 90 कि थीटा 90 भी हो सकता है तो 0 हो जाएगा। नॉन जीरो वेक्टर ले लेंगे।
अरे भाई मेरे को तुम पढ़ाने नहीं देते, ये तो पता नहीं, ये एक दिव्यांश यादव, क्वेश्चन अभी समझाया नहीं, आंसर मैं देना चाहता हूँ, पूछा इससे मैंने कुछ है नहीं। मैं पढ़ाऊं, तू ही बोल ले, तू बोल ले। नहीं नहीं सर, आप बोलो आप बोलो। क्वेश्चन पढ़ते ही तेरे मन में क्या जिज्ञासा जाग जाती है, पहले मेरे को ये बता दो। आज मैं पढ़ाऊंगा बाद में, मेरे को पढ़ाने क्यों नहीं देता? बाकी बच्चों मेरे से अलग से क्वेश्चन लिख के पूछ लिया कर दोस्त। ओके सर, पूछ लूंगा, अलग से पूछ लूंगा। और दूसरी बात, अगर मैं आंसर देने के बाद अगर कोई जिज्ञासा रह जाती है तो मुझे समझ में आती है, तुम्हारी तेरी पहली जिज्ञासा जाग जाती है। और बच्चों को अभी क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा तो आंसर देने में लग गया। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो मेरे को ये बताओ आप। कई बच्चों को ना कन्वर्स का भी मतलब नहीं पता, ये भी मैं बता दूं। कन्वर्स का मतलब समझ में आ गया कि दोबारा बताऊं? पता चल गया? अब देखो, अब मैं आंसर दे रहा हूं, कन्वर्स ट्रू नहीं है का आंसर दे रहा हूं मैं। कन्वर्स ट्रू नहीं है का मतलब कि ए डॉट बी जीरो है, बट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर लूंगा मैं। अब वो देखो कैसे लेता हूं, इसका ना मेरे पास एक तरीका है जिसकी वजह से मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखता हूं। अपनी मर्जी से मैं ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर लूंगा, सच दैट ए डॉट बी हमेशा जीरो आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या आएगा? जीरो। तो तुमने क्या करना है, 3 नंबर लिखने हैं, 3 नंबर कोई से भी लिख लो, सच दैट उनका आंसर जीरो आना चाहिए। तो मैंने लिखा 8 माइनस 6 माइनस 2, जीरो आ रहा है। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, 6 माइनस माइनस ये 6 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 11, जीरो आना चाहिए लास्ट में। 3 नंबर है, ठीक है? आइडिया दे रहा हूं, इसके बाद तुम अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल ढूंढ लोगे। मैंने एग्जाम्पल लिया फिलहाल के लिए 8 माइनस 6 माइनस 2। अब ये 8 माइनस 6 माइनस 2 को कैसे मैं यूज करने वाला हूं, आप ए वेक्टर लिखोगे, बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर लिखना है, सच दैट ए डॉट बी जीरो ना, तभी ये ट्रू नहीं होगा ना। तो मैं कहूंगा अब आपने आई कैप के कोफिशिएंट इस तरीके से लेने कि +8 आंसर है। तो मैंने लिया +4 +2 +8 +1 भी लिख सकते थे आप, ठीक है? फिर जे कैप का कोफिशिएंट आपने इस तरीके से लिखना कि आंसर आए -6, तो मैंने लिया +2 -3, तो -3 ऊपर +2 नीचे भी लिख सकते थे। फिर अगला है के कैप का कोफिशिएंट ऐसा आना चाहिए कि प्रोडक्ट -2 आना चाहिए, मैंने ऊपर लिखा -2 नीचे लिखा +2। अब इनका ए डॉट बी करके देख लेना, जीरो आ जाएगा। 8 माइनस 6 माइनस 2 आंसर जीरो। देयरफॉर हमारा क्या हो गया, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या कहते हो? सर ये मल्टीप्लाई क्या करता है? क्या कह रहे हो दोस्त? ये फिर से बताना, जो हमने वैल्यू लिखी है आई जे कैप की, ये मैंने आपको कहा कि हमारे को ये प्रूफ करना है, मैं कह रहा हूँ कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू का मतलब ए डॉट बी जीरो आएगा, बट ये दोनों जीरो नहीं होंगे। ये तो ट्रू, अगर ये गिवन है तो यही आएगा हमेशा। अब हम कह रहे हैं कि ए डॉट बी जीरो आएगा, बट ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर लेकर भी ऐसा हो सकता है कि ए डॉट बी जीरो आ जाए। तो मैंने आपको कहा कि अब आपको एग्जांपल देना पड़ेगा ना उसका, कि हाँ भाई ऐसा कौन सा एग्जांपल है, आप दोगे तभी मानेंगे ना कि हाँ भाई कन्वर्स नॉट ट्रू है। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ए डॉट बी को जीरो लाना है और ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कोई 3 नंबर लिख लो जिनको सोल्व करके आंसर आए जीरो। 8 माइनस 6 माइनस 2 करोगे, जीरो आएगा ना आंसर पे। अब आपने ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा, अब आपने 8 को आई कैप से मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो आप आई कैप के कोफिशिएंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, सच दैट कि मल्टीप्लाई करके +8 आए। तो मैंने ले लिया +4 +2 मल्टीप्लाई करके 8 आएगा।
जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए। ऊपर लिया मैंने प्लस का 2, नीचे लिया माइनस का 3। उल्टा भी कर सकते हो, -3 + 2 लिख सकते हो। ऐसे के कैप का कोफिशिएंट इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए। अब तुम ए डॉट बी करोगे तो 0 ही है। सर क्या इसका कहते हो? वही है जो दिव्यांश ने बोला। क्या कह रहे हो दोस्त? रीजन वही है जो दिव्यांश ने बोला है कि परपेंडिकुलर है। मुझे तो उसकी बात ही नहीं समझ में आई थी, मैंने सुनी नहीं। अब दिव्यांश सर ने वो क्या बोला मेरे तू बोल कहने दे। का मतलब बताऊं क्या था, वो यही था कि उसका कन्वर्स इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि वो कन्वर्स के अंदर एक स्टेटमेंट और ऐड हो जाएगी कि cos थीटा भी 0 हो सकता है। इसकी वजह से होल की वैल्यू 0 आ सकती है, जिसकी वजह से थीटा 90 होने की वजह से भी वो 0 हो सकता है। मतलब थीटा 90 होगा और दोनों वेक्टर 0 ना हुए तो ये भी केस होता है। हाँ, वो मैं आपको प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ कि तीन फैक्टर पे 0। बट ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो कहीं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होते हैं। अब मान लो इस बच्चे ने क्या करा, वो प्रॉपर्टीज में से रीजन दे रहा है और बच्चे लिंक नहीं कर पाते कभी को डायरेक्टली। उनको सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर चाहिए ज्यादातर बच्चों को। तो ये ना अचानक एक प्रॉपर्टी से बताता है, बोलता भी सही है, बट एक बच्चे का दिमाग उधर तक नहीं पहुंचता कभी को। तो कहता है मेरे बाकी के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तुमसे अलग से पूछिए। वैसे सही कह रहा है तू जो कह। 15th क्वेश्चन देखना, 15th। दोबारा से रिज्वाइन कर लो एक बार ऐसा करो, और सेम लिंक